बहिरंग साधन में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये बहिरंग साधन में क्यों नहीं है? अंतरंग साधन में आते हैं तो ये तो एक बहिरंग साधन में भी आते हैं और एक अंतरंग साधन में भी आते हैं। हाँ रुके, मैं क्वेश्चन अपडेट कर देता हूँ एक बार, और हैंड रेज करेंगे, फिर मैं सिलेक्ट करूंगा, फिर वो रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। कल का हमारा क्वेश्चन था, जो कल पे जिसपे हमने क्लास को एंड किया था, कि अष्टांग योग में 8 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग है, ओके। और जब हम पढ़ते हैं अंतरंग और बहिरंग साधन, तो संप्रज्ञात समाधि के परिप्रेक्ष्य में अंतरंग साधन 5 हैं, यम से लेके प्रत्याहार तक, और धारणा ध्यान समाधि उसके अंतरंग कहे गए हैं और बाकी बहिरंग कहे गए हैं, पहले 5। और जबकि हम असंप्रज्ञात समाधि के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो वहां पे 8 के 8 बहिरंग कहे हैं। तो ऐसा क्यों है, ये मेरा क्वेश्चन था, और इंडिकेटिव मैंने दिया था कल। तो देखता हूँ कितने लोगों ने वर्क किया, हैंड रेज करो। स्नेहा, साक्षी, संध्या, पवन, मनीषा, महेश, पूजा, अनीता, अरुणा जी, नीतू जी, रश्मि जी, अरे कुछ लोगों ने होमवर्क किया है। उषा मैडम ने भी होमवर्क किया है। चलिए, उषा मैडम का इतना बिजी शेड्यूल है, फिर भी उन्होंने किया है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। चलिए, आओ जी उषा मैडम। Sir, in Asampragnat Samadhi, it is called as Antarang Sadhana because the Paravairagya, that is what is achieved with Sampragnat Samadhi. So when Paravairagya is obtained, that gives a Nirbija Samadhi ka Siddhi. This is when Asampragnat Samadhi is happening. So that's why परावैराग्य जब मतलब उत्पन्न होता है, तो वो अंतरंग साधना का इंडिकेशन है। यहाँ पे धारणा, ध्यान और समाधि, that's why these three are called as bahirang, and when they obtain paravairagya, that is the indication that they have entered nirbij samadhi. ठीक है, पहले एक चीज क्लियर कीजिए, बहिरंग का अर्थ क्या होता है, अंतरंग का अर्थ क्या होता है, उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। Bahirang is, as per my understanding, it is related to the practices which happen at the gross level. And there are still, there are, what can I say, दोष होते हैं सर बहिरंग साधना में, मतलब they are not rid of all that. And when they start understanding that there are still some more doshas left, that is when they enter the state of paravairagya. That is what I understand, sir. I आपने cannot बहुत explain. अच्छा बताया है, जो ग्रोस लेवल आपने एग्जांपल दिया है, वेरी गुड। चलो, इसी को और सरल वर्ड्स में मैं एक से और पूछ लेना चाहता हूँ, नीतू मैडम से पूछते हैं। चलिए, इसी चीज को सरलता से और बता दीजिए। वैसे उस समय हमने आंसर कर दिया है। जी हाँ, जी सर, जैसे हम बहिरंग साधनों को समझें तो हम उसको शारीरिक स्तर पर करते हैं। हमारा जो हम देख सकते हैं जिन चीजों को, हमारी क्रियाएं दिखती हैं, पर जो अंतरंग साधन है उसमें हमारी क्रियाएं चलते ऐसे दिखाई नहीं देंगी, पर वो मानसिक स्तर पर हमारे अंदर चल रही होती हैं। जैसे धारणा ध्यान समाधि जो अंतरंग साधन है, वो कोई क्रिया नहीं है, पर वो लगातार अगर अंदर चल रहा है तो मन के स्तर पर चल रहा है। तो यहाँ पर पतंजलि बताते हैं कि धारणा ध्यान समाधि जो है वो निर्बीज समाधि में उनकी भी आवश्यकता नहीं है, वो भी समाप्त हो जाते हैं। जब वो भी समाप्त हो जाते हैं तो वो उसके लिए बहिरंग बन जाते हैं।
यहाँ पर वो अंतरंग भी नहीं रह जाते क्योंकि उनकी आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है, वो पूरे हो चुके होते हैं, उनको हम प्राप्त कर चुके होते हैं। सर ये बताया इसमें। वेरी गुड, आई एम सेटिस्फाई Thank हुआ थोड़ा आपके आंसर से। वेरी गुड। और कोई कुछ चाहता है इस चीज में? मैं कहना चाहती हूँ। स्नेहा जी आओ जी, अलादीन सामने। हाँ जी। सर ये होता है कि हमारी जो भव प्रत्यय समाधि में ये होता है, हमारी सटल बॉडी में वो साधन होती है जहाँ की विधेय प्रकृति लयानम। विधेय मतलब हमारी शरीर को छोड़ के वो हमारी सटल स्तर में वो काम होता है, जो साधन होता है, इसीलिए उसको हम अंतरंग कहते हैं। आपने कुछ मिक्स से नहीं कर दिया? भाव विधेय बीच में कहाँ से आ गई चीजें? हाँ, भव प्रत्यय और भव प्रत्यय समाधि और जो भाव ये असंप्रज्ञात समाधि का होता है, जिसमें कि हम हमारी स्थूल की जो शरीर है उसको छोड़ के हम जो साधन हमारी रह जाती है वो बस हमारी सटल के स्तर पे होती है। चलिए ठीक है, चलिए मैं रिस्पॉन्स कर देता हूँ। वैसे थोड़ा थोड़ा सभी लोगों ने उसको टच किया है। सर एक बार मैं बताऊं? चलिए जी, अरुणा मैडम आ जाओ सामने। हाँ जी सर, जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं सर, जैसे चित्त की हमने जो अवस्थाएं पढ़ी उसमें जब चित्त विक्षिप्तता से एकाग्र अवस्था में जाता है तो वहां तक संप्रज्ञात समाधि होती है। मतलब उसमें भी गुण है, सत्व गुण है, मतलब वो गुणातीत अवस्था नहीं है, उसमें एक गुण है, संस्कार है, इसलिए इसको सबीज और ये कहा है। तो यहाँ तक धारणा ध्यान समाधि जो हमने पढ़ा वो स्टेज है। तो इसके बाद वाली जो स्टेज है जब सारे गुण, क्योंकि इस गुण के बाद में भी सत्व गुण के बाद में भी आप दोबारा वापस पुरानी स्टेजेस पे जा सकते हैं। तो जब ये गुण भी खत्म हो जाए, गुणातीत अवस्था हो जाए, जब आपके संस्कार भी खत्म हो जाएं, तब वो असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, जिसे हम निरुद्ध अवस्था कहते हैं। और अंतरंग जो साधन है धारणा ध्यान समाधि जो संप्रज्ञात के हैं, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि इसके बाद अचीव हुई है, उसके बाद हम असंप्रज्ञात में जाएंगे, तो इसीलिए ये उसके बहिरंग साधन कहे जाएंगे असंप्रज्ञात के। वेरी भैया गुड। एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि एक्चुअली जो मतलब ये हमारा धारणा ध्यान समाधि है, ये उसके बाद में हो रहा है। तो पहले वाले जो हैं उनमें हमें ये है एटलीस्ट धारणा ध्यान समाधि में भी मतलब भले ही वो अंतरंग हैं उनके अकॉर्डिंग, यम नियम वगैरह के अकॉर्डिंग, बट ये है कि इसमें भी हमें इच्छा है कि हम लिबरेशन के लिए, फाइनली सब कुछ कैवल्य के लिए हो रहा है ना, तो इसमें भी इच्छा है हमें कि हम लिबरेशन प्रोवाइड लेना चाहते हैं या फिर लाइक मोक्ष लेना चाहते हैं। बट जब असंप्रज्ञात समाधि आ जाती है, निर्बीज आ जाती है, उसमें ये बीज भी खत्म हो जाता है कि उसे मोक्ष की इच्छा भी खत्म हो जाती है, इसलिए वो उससे भी ज्यादा अंतरंग है और ज्यादा लाइक सटलर है और वो ग्रॉस है इसके अकॉर्डिंग पे, इसलिए ऐसा बोला मैं भी। और संप्रज्ञात में सिर्फ 25 तत्वों से हम रिलेटेड होते हैं और इसमें 25 तत्व भी खत्म होके हम असंप्रज्ञात में अति सूक्ष्म लेवल पे चले जाते हैं। ये सूक्ष्म है पर वो अति सूक्ष्म लेवल पे चले जाते हैं। चलिए मैं एक शॉर्ट में एक एग्जांपल देके आपको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। वैसे सभी लोगों ने अपने अपने लेवल पे अच्छा बताया है, ठीक है। सर मैं नोट्स बनाया हूँ उसके द्वारा थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे जो प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं है, जिनकी बड़ाई वेद शास्त्र और भोगों का अनुभव करने वाले पुरुषों से सुनी गई है, अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले इस लोक के समस्त भोगों का समाहार दृष्टि तथा अनुश्रविक अपरवैराग्य है। इसलिए अष्टांग योग में ये बहिरंग और आतरंगो बहिरंग है। ठीक है, देखिए क्या है कि बहिरंग और अंतरंग पहले नाम पे जाइए। बहिरंग क्यों, अंतरंग क्यों, ठीक है। और एक तो ये तरीका है इसको फॉर्मूले को समझने का, और दूसरा जब आप संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात में डिफरेंस क्या है, अगर आपको डिफरेंस पता है जो अभी अरुणा मैडम ने बताया गुणों वाला,
डिफरेंस पता है तो आपका आंसर वहीं से निकल जाएगा, डिफरेंस से। दोनों में पहले डिफरेंस क्या है कि जो संप्रज्ञात समाधि है वो हमें एकाग्र अवस्था में मिलती है, ठीक है। असंप्रज्ञात समाधि हमें निरुद्ध अवस्था में मिलती है। उसमें सात्विक गुण है और इसमें सात्विक गुण नहीं है, समझने का पहले तरीका। अष्टांग योग के स्टेप्स को आप देखिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये विक्षिप्त अवस्था तक है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, हम यहाँ पे इंटर कर रहे हैं एकाग्र अवस्था के अंदर, धारणा, ध्यान, समाधि से। प्रत्याहार तक हम विक्षिप्त अवस्था में हैं। अब धारणा से कभी हम एकाग्र में आ जाते हैं, फिर वापस आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर धारणा सही नहीं है तो। लेकिन हम मान लेते हैं कि धारणा, ध्यान, समाधि तीनों हमने कर लिया, तब हम एकाग्र अवस्था में आ गए। तो बहिरंग का मतलब समझो कि बाहर वाला, अंतरंग का मतलब अंदर वाला। जो बाहर से हेल्प करे वो बाहर वाला, जो अंदर से हेल्प करे वो अंदर वाला। जैसे दोस्तों में भी लेते हैं भी, ये बाहर वाला है, ये घर वाले हैं, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, ये तो बाहर वाला, ये घर वाला। उसी तरीके से वो पांचों देखो विक्षिप्त अवस्था तक कार्य कर रहे हैं, तो वो बाहर बाहर वाले हो गए, बहिरंग हो गए। और धारणा, ध्यान, समाधि ये अंदर से हेल्प कर रहे हैं एकाग्र अवस्था के अंदर, तो ये अंतरंग हो गए फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ संप्रज्ञात समाधि। अभी हम संप्रज्ञात समाधि तक हैं, ठीक है। अंतरंग बहिरंग उसके क्लियर हो गए दोनों के। अब जब एकाग्र अवस्था के बाद में वहां पे सात्विक गुण प्रधान है, वहीं पे में संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। उसके बाद ही तो हमें असंप्रज्ञात मिलेगी, और असंप्रज्ञात मिलेगी हमें कौन सी अवस्था में, जल्दी बताइए। निरुद्ध। निरुद्ध अवस्था में। आप मुझे बताइए, निरुद्ध अवस्था के लिए अंदर वाला कौन है और बाहर वाला कौन है? कोई भी नहीं है। धारणा ध्यान समाधि बाहर वाला है और असंप्रज्ञात जो है वो अंदर वाला है। अब निरुद्ध से पहले की चारों अवस्थाएं बहिरंग हो गई ना, क्योंकि बाहर वाली हो गई। निरुद्ध से पहले की है ना वो चारों की चारों अवस्थाएं, तो एकाग्र भी तो उसी में आएगी, और एकाग्र में धारणा ध्यान समाधि है, तो इसीलिए वो पहले के सारे बहिरंग में आ गए। अब निरुद्ध के अंदर क्या बचा? निरुद्ध के अंदर तो सिर्फ परवैराग्य बच गया अकेला। सर आपने जो चार्ट बताया था, जो उसमें उसके थ्रू भी जाएंगे सर, तो सात्विक गुण, उसके बाद हमारा मन है वो बुद्धि और अहंकार और परवैराग्य। तो अपने आप ही हमारा मन सबसे मतलब ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय से छूट के जब पुरुष की तरफ जाता है, तो ऑटोमेटिक ही वो चार्ट भी आपको वही समझाएगा कि वो अंतरंग कैसे हुआ है। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस, हो गया अंतरंग और बहिरंग का। सर किसी ने कल बताया था कि अपर वैराग्य और पर वैराग्य में जैसे एक एक छोटा शब्द आशीर्वाद मिलता है, जैसे कुछ नहीं करेंगे डायरेक्ट आशीर्वाद के द्वारा प्राप्त हुआ वो अपर वैराग्य, और जो पर वैराग्य वो जिसमें मेहनत करना पड़ता है इस संसार में। ठीक है जी, ठीक है। आप पहले वाले लेक्चर लीजिए, आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, हम करवा चुके हैं। अच्छा, मुझे 1 मिनट छोटा सा काम है, 1 से 2 मिनट, तब तक मैं चाहूंगा कोई चांटिंग करवा दे सूत्रों की हमारी, ठीक है। तो साक्षी जी से मैं चाहूंगा, साक्षी जी आ जाए सामने। भैया अभी मैंने रिवाइज नहीं करा। ठीक है, कोई भी करा दो सामने आके एक बार, तब तक मैं अपना काम करके आ जाता हूँ। सर सूत्रों को पूछ सकता हूँ ऐसे नंबर वाइज? अरे भैया पूछना नहीं है, चांटिंग करानी है, ठीक है। ओके। संध्या जी आप ही आ जाओ सामने, आ जाओ। विभूति पाद के आप ही चैंटिंग कर लो। ओके ओके सर। विभूतिपाद। देशबन्धचित्तस्य धारणा
तत्र प्रत्येकताणता ध्यानं तदैव अर्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः त्रयम् एकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयम् अन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभव प्रादुर्भावो निरोधक्षणचित्तानवयो निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् सर्वार्थतैकाग्रतयोः शयोदयो चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययो चित्तस्यैकाग्रता परिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः शान्तोदिताव्यपदेश धर्मानुपातिधर्मी क्रमानयत्वं परिणामानत्वे हेतुः। वेरी गुड जी, वेरी गुड। आज हम यहीं तक पढ़ने वाले हैं जहां तक हमने चैंटिंग किए से 2 सूत्र पहले। हम परिणाम को जानेंगे और परिणाम वाला ना ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन एक ट्रिक बताऊंगा आपको मैं, उससे बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मेरी प्रेजेंटेशन सभी को दिख रही होगी, तो हम शुरू करते हैं अपना। पहले हम सूत्रों पे आ जाते हैं। हम आ गए हैं सूत्र नंबर 9 के ऊपर। ठीक है, कि व्युत्थान निरोध संस्कारयो अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तो पहले मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। चित्त के जो होते हैं परिणाम, हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बार बार आएंगी चीजें, कि चित्त के जो परिणाम है मेनली ये 3 परिणाम होते हैं, निरोध परिणाम, एकाग्र परिणाम और समाधि परिणाम। ये सीक्वेंस भी ध्यान रखिए। जो सबसे टॉप लेवल की होती है वो निरोध परिणाम होता है, उसके बाद में एकाग्र परिणाम होता है, उसके बाद में समाधि परिणाम होता है। असेंडिंग ऑर्डर की बात करें, क्योंकि पेपर में सीक्वेंस आ सकती है, तो उस हिसाब से पहले समाधि परिणाम आएगा शॉर्ट नीचे लेवल पे, निम्न स्तर पे, उसके बाद एकाग्र परिणाम आएगा और सबसे उत्तम स्तर पे निरोध परिणाम आएगा। ये चित्त के परिणाम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और यहाँ पे हमने भूत एवं इंद्रियों के परिणाम को मैंने अलग से मेंशन कर दिया। भूत अर्थात जो पंच महाभूत है हमारे, इंद्रिय यानी कि जो हमारी 11। हाँ जी भैया, मतलब बेस्ट निरोध परिणाम लास्ट में आता है। क्या बोल रहे हो? समाधि परिणाम सर बीच में आता है, एक निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, फिर एकाग्र परिणाम। वो सूत्र के हिसाब से आता है, लेकिन जब हम एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग के बेस पे लगाएंगे तो ये सीक्वेंस बनेगी। तो भैया एग्जाम में पूछेगा तो क्या सीक्वेंस करना है, ये वाला निरोध एकाग्र समाधि? बिल्कुल, वो असेंडिंग डिसेंडिंग देखना पड़ेगा आपको। सूत्र तो वाला रट्टा मत मारिए। सूत्र में यहाँ पे आगे पीछे हो रखी है चीजें। जब आप चीजों को समझेंगे तब आपको चीजें क्लियर होंगी कैसा मैंने क्यों बोला। ठीक है, ये मैंने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे लगाया है। सर एक प्रीवियस क्वेश्चन मैंने देखा था, उसमें सर पहले निरोध परिणाम, फिर समाधि परिणाम, फिर एकाग्र परिणाम का जो सीक्वेंस उन्होंने दिया था। आप मुझे क्वेश्चन एक बार सेंड कर देना। ठीक है, ओके सर। ठीक है जी। तो भूत एवं इंद्रियों के परिणाम 3 परिणाम बताए गए हैं, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। ठीक है, और जब हम और डिटेल में अगर हम भाषा को और ज्यादा अध्ययन करते हैं, क्योंकि मैं भाषा के आधार पे चीजें बता रहा हूँ सबको। ठीक है, तो निरोध के भी 3 परिणाम बनेंगे, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था। एकाग्र के भी तीनों बनेंगे, धर्म, लक्षण, अवस्था। समाधि के भी तीनों बनेंगे, धर्म, लक्षण। इस तरीके से आप लगा लो कि यहाँ से भी तीनों बनेंगे, इसके भी तीनों बनेंगे और इसके भी तीनों बनेंगे। ठीक है, तो सबके तीनों बन, लेकिन मेनली यहाँ पे हम खाली निरोध, एकाग्र और समाधि को हम अंडरस्टैंड करते हैं नॉर्मल। ओके, अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पे, परिणाम का मतलब होता है कि सीधा सीधा फल।
ओके, जो हमें आगे मिलने वाला है। तो अब हमारा जो सूत्र है व्युत्थान निरोध संस्कारयो, यानी कि व्युत्थान संस्कार, व्युत्थान अवस्था के संस्कारों का दब जाना, व्युत्थान व्युत्थान निरोध यानी कि व्युत्थान का अभिभव। अभिभव का मतलब होता है दबना, प्रेस होना, कंप्रेस होना, ठीक है। निरोध और निरोध संस्कारों का प्रादुर्भव, निरोध संस्कारों का प्रादुर्भव, उठ जाना। जैसे एक बच्चा है, उसके अंदर बहुत बुरी आदतें हैं, वो नशा करता है, दारू पीता है, कुछ नहीं करता, गलत खाना खाता है। अब उसको हमने गुरुकुल में डाल दिया। अब गुरुकुल में डाल दिया तो धीरे धीरे अब उसके संस्कार परिवर्तित होने लग गए। तो अब हम वहां पे क्या बोलेंगे, उस बच्चे के व्युत्थान रूपी जो बुरे संस्कार थे वो कम हो रहे हैं, अभिभव हो रहे हैं, और जो उसके अच्छे संस्कार हैं जिनको मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ, निरोध संस्कार को मैं अच्छे लेवल के संस्कार से कंपेयर कर रहा हूँ, जो गुरुकुल में जाने से उस बच्चे को मिले। तो वो बच्चा, उसके व्युत्थान संस्कार कम हुए, नशे आदि की जो आदत थी, जो बुरी आदतें थी, वो कम हुई और अच्छी आदतें उसके अंदर डेवलप हो गई। मीन्स व्युत्थान संस्कार दब गया और निरोध संस्कार डेवलप हो गया, ठीक है। आगे क्या है, निरोध क्षण चित्तान्वयो, ठीक है, कि निरोध काल में चित्त का निरोध संस्कारानुगत हो जाना, कि निरोध संस्कार ही बाद में हो जाना, उसको ही हम बोलेंगे निरोध परिणाम। ध्यान दीजिए, वो मैंने बाहर से एग्जाम्पल दे दिया गुरुकुल वाला, शायद आप लोगों को समझ आया होगा। अब व्युत्थान को मैं थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूं आपको अच्छे से। व्युत्थान होता क्या है, ठीक है। व्युत्थान संस्कार, चित्त मूड विक्षिप्त, आपको पता है 5 भूमियां होती हैं, ये तो सबको क्लियर होना चाहिए। चित्त अवस्था, ठीक है, मूढ़ावस्था, विक्षिप्तावस्था, ठीक है, जिसमें हमारे सत्व रजस तमस तीनों अलग अलग गुणों की वजह से हमारा जो चित्त है वो भ्रमित रहता है, माया में उलझा रहता है इन तीनों भूमियों में। और इसके बाद की जो 2 अवस्थाएं आती हैं, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था। एकाग्र अवस्था, उस अवस्था से योग शुरू होता है, और निरुद्ध अवस्था वो हमारी कैवल्य वाली अवस्था होती है। तो जो चित्त मूड विक्षिप्त, निरोध क्षण चित्त यहाँ से समझा दीजिए एक बार, जो सेकंड वर्ड है। बताता हूँ, पहले संस्कारों को समझ जाइए, ठीक है। जो तीनों अवस्थाओं के अंदर, ठीक है, चित्त पर जो संस्कार पड़ते हैं, संस्कार का मतलब क्या होता है, आप लोग क्या समझते हो संस्कार से, कि संस्कार क्या हो सकता है? प्रारब्ध कर्म जो हम करते हैं वो हमारे चित्त में हमारे वृत्तियों के द्वारा हमारे मन पे जो उसका परिणाम होता है वो संस्कार है। वेरी जो गुड, इम्प्रेशन हमारे माइंड पर रह गए हैं पुराने। वेरी गुड। अब इसको जैसे कि हम बात करते हैं कि कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि वो चाहकर भी वो झूठ नहीं बोलते, चाहकर भी वो किसी से छल कपट नहीं करते, तो ये उनके अच्छे संस्कार हैं। मतलब कि वो उनके पहले के पूर्व कर्मों का फल है, और एक कर्म का फल नहीं हो सकता, ये बहुत सारे कर्म जब उसने कंटिन्यूअसली इस तरीके के किए, जेनेटिक फैक्टर भी होता है, उनके माता पिता की भी देन होती है, कुछ उनके अपने पूर्व कर्म होते हैं, उन सब से मिलके वो आदतें डेवलप होती हैं। आदत सामान्य स्तर पे आप हैबिट्स को भी संस्कार समझ सकते हैं। जो हमारी हैबिट्स होती हैं उसी से पता चलता है कि हमारे क्या संस्कार है। बोलते भी है ना कि तुम्हारे माता पिता ने कुछ संस्कार नहीं दिए तुम्हें, जब कुछ हम गलत कर देते हैं लोग ऐसे कमेंट करते हैं, यही संस्कार दिए हैं घर वालों ने। तो संस्कार मतलब कि क्या सीखा है आपने, क्या लर्निंग हुई है आपकी एक्चुअल में, आपके बिहेवियर में क्या चेंजेस आए हैं एक्चुअली, दैट इज संस्कार। तो सबसे पहले तो लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि वो किस तरह का प्राणी है। हाँ, वो डायग्नोज करने के अलग अलग मेथड है, ठीक है।
सर बट तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे बचपन में बहुत उद्दंडी रहता है, झूठ बोलता है और चोरी भी करता है, और फिर बाद में बड़े बड़े होते होते बहुत ज्यादा इतना अलग ही चेंजेस आ जाते हैं उसकी पर्सनैलिटी में, आ तो गया ना उसको। ये, अभी अभी वही पढ़ने वाले हैं अच्छा। कि व्युत्थान संस्कार कैसे कम हुए और निरोध संस्कार कैसे डेवलप हुए। वो हो सकते संस्कारों को भैया बनाया जा सकता है अगर उचित वातावरण दिया जाए तो, ठीक है। यही बोलते संगत का असर। वो संगत उसको ठीक मिली, व्यवहार वातावरण ठीक मिला उसको। और कुछ संस्कार क्या होते हैं ना, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पड़े रहते हैं, अच्छे बुरे। मेरे अंदर बहुत बुराइयां हैं, बहुत बुरे संस्कार हैं मेरे अंदर, वो मेरे अनकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं। अच्छे संस्कार हैं वो भी पड़े हुए हैं, दोनों पड़े हुए हैं। अब वो कि कौन से संस्कार किस टाइम हावी हो जाए पता नहीं, सबके अंदर अच्छे बुरे होते हैं। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उसको किन किन को हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं। होते सबके अंदर है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 3 अवस्थाओं के वजह से जो चित्त पे जो संस्कार पड़े वे संप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा से उसको हम व्युत्थान संस्कार कहते हैं। तो ये समझ जाइए कि चित्त मूड विक्षिप्त अवस्था में जो संस्कार चित्त में डेवलप हुए उनको हम व्युत्थान संस्कार कहते हैं। क्लियर? जो हमने गुरुकुल के एग्जाम्पल से भी समझा था। और इसके बाद में आगे के जो संस्कार 5 भूमियां होती हैं, ठीक है, 5 भूमियां हैं हमारी। इसके आगे की 2 भूमियां एकाग्र और निरुद्ध। ये रहा, ये मैंने इस प्रेजेंटेशन से भी समझाने की कोशिश की आपसे, आपको देखिए। यानी कि पहले की 3 भूमि हैं, यहां से हमारे व्युत्थान संस्कार बने हैं, ठीक है, व्युत्थान संस्कार बन गए। अब एकाग्र अवस्था में हम आ गए। एकाग्र अवस्था में सत्वगुण प्रधान रहता है, ठीक है। तो सत्वगुण प्रधान रहता है तो यहाँ पर उसके बाद में धीरे धीरे निरोध संस्कार डेवलप होते हैं कि मुझे, क्योंकि हमने पढ़ा है यहाँ पे संप्रज्ञात समाधि का फल है विवेक ज्ञान ऋतंबरा प्रज्ञा। और बाद में जो योगी अगर उस ज्ञान के चक्कर में आ जाता है और अपनी सिद्धियों में ही उलझा रहता है तो वो वापिस अपनी एकाग्र अवस्था से वापिस वो विक्षिप्त अवस्था में चला जाता है। लेकिन जो योगी विवेक ज्ञान प्राप्त होने के बाद में भी अपनी साधना में कंटिन्यूटी बनाए रखता है, सात्विक गुण को भी त्याग देता है, विवेक ज्ञान से भी वैराग्य ले लेता है, पर वैराग्य आ जाता है उसके अंदर, तो उसके अंदर वो धीरे धीरे निरोध संस्कार डेवलप होते हैं और वो निरुद्ध अवस्था में आ जाता है। वो निरुद्ध अवस्था में आ जाता है और निरुद्ध अवस्था में आने के बाद में वो वापिस इम्पॉसिबल होता है जाना। जा तो फिर भी सकता है लेकिन ना के बराबर चांसेस होते हैं निरुद्ध अवस्था में आने के बाद में वापस जाने के, ठीक है। तो ये व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार को है। आशा हूं कि आपको समझ आएंगी ये चीजें। तो प्रॉब्लम हो तो बताइए। सर जैसे कि आप बोल रहे हो कि निरुद्ध अवस्था में वो वापस जा तो सकता है, लेकिन जब निरुद्ध अवस्था में आ गया तो उसका मतलब भाव ही ऐसा हो गया है कि वो सब चीज से विच्छिन्न हो गया है ना। हाँ, वो विच्छिन्न हो गया, बिल्कुल ना के बराबर चांसेस होते हैं कि निरुद्ध अवस्था से वो वापस आ सकते हैं। लेकिन आ सकते हैं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे असंप्रज्ञात समाधि डेवलप होती है और असंप्रज्ञात समाधि से भी कुछ लोग वापस निम्न स्तर पर आ सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। भैया एक बार वो जो चार्ट है उसमें बस ये बता दीजिए, जैसे आपने एक बार उस चार्ट को खोलेंगे। हाँ जी। तो जैसे इसमें मतलब आपने ये व्युत्थान मतलब ये जो ये लिखा व्युत्थान संस्कार इसलिए कि शिफ्ट विशिफ्ट मूड से व्युत्थान संस्कार बनते हैं, ठीक है। और फिर समाधि परिणाम, ये समाधि परिणाम इसी स्टेट को समाधि परिणाम बोलते हैं। हाँ जी, तभी तो मैं बोल रहा था, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग ओ। के आधार पे परिणाम मैंने सीक्वेंस में समझाए आपको।
मैं ओके सूत्रों ओके के आधार पे नहीं, मैंने अंडरस्टैंडिंग के आधार पे सीरीज में लगाया इनको, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगा मैंने समाधि पहले क्यों लिया, एकाग्र बाद में क्यों लिया, अभी आएगा समझ आपको, ठीक है। और मैं फिर बता देता हूँ, ये सारी चीजें मैं भाष्य के आधार पे पढ़ा रहा हूँ आपको। तो अब हमारे अंदर व्युत्थान संस्कार कम हो गए। व्युत्थान संस्कार मतलब कि वो संस्कार जो हमें भ्रमित कर सकते हैं, भ्रमित करते हैं, भटकाते हैं। मेरे अंदर भी बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जो मुझे बहुत चंचल बना देते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जो मुझे शांत कर देते हैं। अब निरुद्ध अवस्था में क्या हुआ, वो चंचल बनाने वाले व्युत्थान रूपी संस्कार कम हो गए और मुझे प्रगति देने वाले, शांत करने वाले निरोध संस्कार डेवलप हो गए। तब मैं निरोध अवस्था में आ गया। अब जब उसमें आ गए तो क्या होगा, अगले ही सूत्र में बताया है, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कार। तब प्रशांत वाहिता अर्थात एक स्थिति का बने रहना, एक स्थिति बनी रहना, ओनली निरोध संस्कार ही रहना, पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार की वृत्ति का कोई भी प्रभाव उसके ऊपर ना पड़ना। और इसी के बाद में केवल अवस्था की हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो उस समय हमारे सिर्फ निरोध संस्कारों का प्रवाह रहेगा और निरोध संस्कार भी जब पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, निरोध अपने आप में निरुद्ध होते हैं। इसके बाद तो सिर्फ एक अवस्था रह जाती है और वो होती है केवल्य की बस, या हम एज इक्वल टू भी समझ सकते हैं निरुद्ध अवस्था कि जब संस्कार काफी लंबे टाइम तक निरुद्ध संस्कार चलते रहे तो अपने आप ही हमें केवल्य अवस्था प्राप्त हो जाएगी। अब आगे बताया गया है कि असंप्रज्ञात समाधि में चित्त का जैसा परिणाम होता है उसका वर्णन हम समझते हैं। समाधि परिणाम, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि सर्वार्थैकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम, ठीक है। इसका मतलब अब यहाँ पे आप इसको समझिए, चित्त का धर्म, ठीक है। ये अनेकाग्रता और एकाग्रता, ये कंसेप्ट आप यहाँ से समझिए। देखिए, चित्त का धर्म हमने पढ़ा, चित्त का जो, चित्त को धर्मी बोलते हैं, इसको आप समझ जाइए। धर्मी की डिटेल डेफिनेशन हम कल पढ़ेंगे कि धर्मी एक्चुअल में कौन होता है। अभी के लिए आप इतना समझ जाइए कि चित्त को धर्मी बोलते हैं, ठीक है। और इस धर्मी के अपने धर्म होते हैं और धर्म का अर्थ होता है गुण, धर्म का अर्थ होता है गुण। तो चित्त जो धर्मी है उसका धर्म है व्युत्थान और निरोध, और उसी का एक और भी धर्म है, एक अनेकाग्रता और एकाग्रता। ये दोनों, ये सारे के सारे उसके धर्म हैं, अर्थात उसकी क्वालिटी है चित्त की। वही चित्त अनेकाग्रता मतलब कि किसी भी विषय में फोकस न होना, बहुत सारी चीजें एक साथ करने वाला, अनफोकस्ड पर्सन। मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, फोकस वो किसी पे है ही नहीं। जैसे आप लोग भी बहुत सारे हो, काम भी कर लूं, बिजनेस भी कर लूं, सीटेट भी कर लूं, आईपीएस भी कर लूं, नेट भी कर लूं, कुछ नहीं मिलेगा। अनेकाग्रता, फोकस्ड नहीं हो। एकाग्रता, फोकस्ड होना। तो अनेकाग्रता आप लोग मुझे बताइए कौन सी अवस्था में होगा, 5 अवस्थाओं में? सर विक्षिप्त भी होता शिफ्ट मोड और मूड अवस्था में, पहली तीनों अवस्थाओं में अनेकाग्रता गुण होगा चित्त का, पहली तीनों में। और एकाग्रता किस में होगा? एकाग्र एकाग्र और निरोध में। एकाग्र अवस्था में
चित्त का गुण होगा, यानी कि धर्म तो देखो गुण तो दोनों में है, बस यहाँ पे आकर के एकाग्र हो गया, वो चित्त फोकस हो गया। अब हम सूत्र को समझते हैं। क्या बताया कि सर्वार्थता का मतलब यहाँ पे अनेकाग्रता से आप समझिए कि सभी विषयों का चिंतन करने वाला जो अनेकाग्र अवस्था है, ठीक है, से एकाग्र हो रहा है। फिर से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। अनेकाग्र से, सर्वार्थता का मतलब अनेकाग्र, ठीक है, अनेकाग्र से एकाग्र हो रहा है। अनेकाग्रता का क्षय हो रहा है, कमी हो रही है, और एकाग्रता का उदय हो रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब कि विक्षिप्त अवस्था से हम एकाग्र अवस्था में आ रहे हैं। विक्षिप्त अवस्था में चित्त का धर्म क्या था? अनेकाग्रता, क्योंकि वो भ्रमित थी। अब एकाग्र अवस्था में आने के बाद फोकस्ड हो गए, अब वो एकाग्र हो गई, एक ही विषय का चिंतन हो गया, फोकस्ड हो गई। तो मतलब कि अनेकाग्रता की कमी हुई, क्षय हुआ, और एकाग्रता का उदय हुआ। चित्त से, चित्त के अंदर हुआ, उसको समाधि परिणाम कहते हैं। समझ आई चीजें मैंने क्या बोला? कोई पर्सन रिपीट कीजिए। सर जैसे बताया आपने कि सर्वार्थ है एकाग्रता शयदो चित्त से परिणाम। सर्वार्थ मतलब बहुत सारी मतलब अनेकाग्रता से एकाग्र तक की ओर आना है, ठीक है। जैसे विक्षिप्त से अपन एकाग्र अवस्था में आ गए तो वही हमारी समाधि परिणाम हुई। अब समझ आ गया मैंने यहाँ पे समाधि क्यों लिखा है पहले? कोई डाउट किसी को? नहीं हाँ सर, जी, आपका कहने का मतलब ये है कि इतनी सारी कंफ्यूजन थी कि ये करें ये करें ये करें, बट फिर दिमाग में ये चीजें एक चीज पे फोकस किया कि नहीं पहले ये करते हैं उसके बाद हम चीजें करेंगे, पहले इसको क्रैक करते हैं, यानी कि हमें नेट की जीआरएफ क्लियर करना है, उसके बाद हमें कुछ और करना है। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा डाउट होएगा पीछे से, जब आप अपने आप पढ़ोगे ना, देखो जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। मैं चाहे कितना अच्छा पढ़ा दूं, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। आप खुद से थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, फिर देखना, फिर आपको मेरी बातें सारी चीजें समझ आएंगी। भाष्य को भी पढ़ो करो थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं भाष्य दिखा नहीं रहा हूं, लेकिन भाष्य की बातें मुझे याद है, इसलिए मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं आपको। लेकिन आपको नहीं पता तो आप पढ़ो भाष्य को जा। अब हम पढ़ते एकाग्रता परिणाम। अब उसके बाद में क्या बोला देखिए, ततः। ततः का मतलब क्या होता है? उसके बाद। अब उसके बाद का मतलब क्या हुआ कि समाधि से पहले की स्थिति थी। समझ आई कौन सीक्वेंस वाली बातें बोल रहा था अभी? देखिए, उसके बाद की स्थिति, इसका मतलब समाधि परिणाम एकाग्र से पहले हुआ। थोड़ा समझ आ रहा है आप लोगों को सीक्वेंस क्या है ये? किसी ने कुछ पूछा था, उसको समझ आई मैं क्या बोल रहा हूँ? यस यस जी सर। सर। यहाँ प्रूव हो रहा है सर जी। प्रूव हो रहा है ना यहाँ पे? देखिए सीधा सीधा प्रूव हो रहा है कि उस स्थिति के बाद, इसका मतलब समाधि पहली स्थिति है, उसके बाद एकाग्र की स्थिति है, और एकाग्र के बाद में निरुद्ध की स्थिति है, ठीक है। ततः पुनः, उसके बाद में शांतोदितो, शांत होने वाली और उदय होने वाली, तुल्य प्रत्यय, दोनों ही वृत्तियां एक जैसी हो जाती है, उस अवस्था को एकाग्र परिणाम कहते हैं। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं, परसेंटेज वाला देता हूँ, ठीक है। भैया एक बार और मीनिंग बता दीजिए ना इस वाले का, आपने जो बताया 12th का, मतलब एक बार रिपीट कर दीजिए। अभी करूंगा, पहले एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। कुछ चीजें एग्जाम्पल से जल्दी समझ आती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अल्कोहल का एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, या चलो बुरी आदतों का एग्जाम्पल देता हूँ, सिर्फ मैं समझाने की दृष्टि से दे रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है, बैड हैबिट्स को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। किसी व्यक्ति के अंदर बैड हैबिट्स मान लेते हैं टोटल 100% होती है, ओके, ठीक है। अब ये बैड हैबिट्स जो हैं, आप मुझे बताइए ये कौन सा संस्कार होगी? अभी हमने समझाया था आपको, व्युत्थान। ये चीज समझ आ गई तो आगे चीजें आपको समझ आ जाएंगी। व्युत्थान संस्कार होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, और हमने समाधि में क्या पढ़ा? समाधि परिणाम में सर्वार्थयो, आगे क्या है जल्दी बताइए? एकाग्रतयो छयोदयो एकाग्रतयो, ठीक समाधि। है। एकाग्र का मतलब कि जो हमें फोकस करे, ठीक है, मतलब कि अच्छी आदतें, क्या एकाग्र का मतलब? अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स, ठीक है। इसको मैं जी से रिप्रेजेंट करता हूं। अभी हमारी मान लेते हैं कि उससे पहले हमारा 0 लेवल है पहले की 3 अवस्थाओं में। गुड हैबिट्स हमारी ना के बराबर है, वैसे 0 होती नहीं है क्योंकि सात्विक गुण कुछ न कुछ विक्षिप्त में भी होता है, बस मैं समझाने से बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मान ली गुड हैबिट्स 0 है और बैड हैबिट्स 100 हैं। अब समाधि परिणाम में क्या हुआ यहाँ पे कि बैड हैबिट्स यहाँ पे मान लो कि आपकी 70 हो गई और गुड हैबिट्स आपकी कितनी होगी बताओ? 30। 30। और ये कौन से परिणाम में हुई? समाधि। समाधि परिणाम में क्यों हुई इसको बताओ? बिकॉज इसमें ना बैड हैबिट्स ज्यादा है हमारी, शिफ्ट विक्षिप्त। आपने बताया ना कि अनेकाग्रता से एकाग्रता में जाना, जी सर। तो बैड हैबिट्स धीरे धीरे कम हो रही है, उसको समाधि परिणाम बोलते हैं। और एकाग्रता वाला सूत्र जल्दी पढ़े। एकाग्रता में क्या है? ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्यय चित्तस्य एकाग्रता, मतलब कि यहाँ पे बैलेंस हो गई। यहाँ पे क्या हुआ कि 50-50 रेशो हो गई। अब दोनों बराबर हो चुकी है। न्यूट्रल कंडीशन पीएच लेवल से भी आप समझ सकते हो, जो केमिस्ट्री को जानते हैं, पीएच लेवल दोनों बराबर हो गया भैया। अब ना एसिडिक मीडियम है ना बेसिक मीडियम है, न्यूट्रल लेवल हो चुका है। अब इसके बाद में क्या होगा? यहाँ पे निरोध संस्कार। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा एकाग्र परिणाम, इसमें दोनों बराबर हो गया। शांत होने वाली और उदित होने वाली दोनों की दोनों इक्वल हो गई। अब इसके बाद में हमने निरोध परिणाम में क्या पढ़ा था? जल्दी बताओ सूत्र को। व्युत्पन्न निरोध। जल्दी ये पढ़ो, मतलब पूरा हमारे सूत्र संस्कार बोलो। व्युत्थान संस्कार से हम निरोध संस्कार की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब गलत हैबिट से जो अच्छी चीजें हैं उनका वेरी गुड। उदय हो रहा है। अब क्या होगा? यहाँ पे बुरी हैबिट 0 और अच्छी हैबिट 100 हो गई। समझ आई कुछ चीजें आपको? कहने का मतलब है बुरी हैबिट हमारी खत्म हो गई और अच्छी हैबिटों की तरफ उत्थान हो गया हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, ये हुआ निरोध परिणाम। तो अब किसी को डाउट है समाधि परिणाम, एकाग्र परिणाम और निरोध परिणाम के अंतर? नो सर। ठीक है। अब इसको मैं केमिस्ट्री के हिसाब से थोड़ा सा और समझाता हूँ आपको साइंस की दृष्टि से। अभी मैंने पीएच लेवल की बात की। 7 का लेवल जो होता है न्यूट्रल होता है, हमारी साइंस बोलती है। 7 से ऊपर का बताओ जल्दी क्या होता है लेवल? बेसिक इंटीजर होता है, मतलब बेसिक मीडियम। मान लो कि यहाँ पे जो हमारा 10 है पीएच लेवल, ठीक है, तो ये हमारा बेसिक मीडियम बोलते हैं। यहाँ पे हमारा 7 हो गया तो ये हमारा न्यूट्रल लेवल हो गया, और यहाँ पे हमारा 1 हो गया तो ये हमारा एसिडिक मीडियम हो गया। और इसी को मैं अगर -50 कर दूं और उसके बाद में, यानी कि -50 मैंने क्यों बोला? मैंने क्या बोला? तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात कंटिन्यूसली निरोध 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 निरोध
और एसिडिक और एसिडिक और एसिडिक और एसिडिक हो रहा है। अब उसमें अगर कोई गलती से कोई बेसिक मीडियम डल भी गया तब भी वो एसिडिक ही रहेगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा एसिडिक हो गया है। इसीलिए ये बोला जाता है कि एक बार निरोध अवस्था में आने के बाद में वो वापस नहीं आता पर्सन। समझ आया? और क्या बोलते हैं, एकाग्र अवस्था से आने में ये योग की अवस्था होती है। अब यहाँ पे दोनों कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे बुरे संस्कार दोबारा से हावी भी हो सकते हैं और अच्छे संस्कार भी हावी हो सकते हैं। बुरे संस्कार अगर हावी हुए तो एकाग्र परिणाम यानी कि एकाग्र अवस्था से वापस हम विक्षिप्त अवस्था में चले जाएंगे, और अच्छे संस्कार डेवलप हुए तो हम एकाग्र अवस्था से निरुद्ध अवस्था में चले जाएंगे। अब क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट किसी को? नो सर, कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी बुरी आदतें आएंगी तो आप फिर वहीं पे चले जाओगे फर्स्ट लेवल पे, और अगर आपकी अच्छी आदतें आएंगी तो आपका मतलब आगे बढ़ोगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए इतना सरल एग्जांपल से बताया आपको, हाँ, जैसे अभी भी भी नहीं आएगा तो पता नहीं। संप्रज्ञात से वापस भी जा सकते हैं और असंप्रज्ञात की तरफ भी जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप इसको कितने तरीकों से समझो। ये एग्जाम्पल मुझे सूट किए, आप और अपने एग्जाम्पल बना लो, खुद की दुनिया भर के एग्जाम्पल बना सकते हो समझने के लिए कुछ भी। ठीक है, तो टाइम तो हो गया। सर जो आपने जो प्रशांत स्थिति बताई, सर इसको चित्तवृत्ति निरोध भी समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं मैडम, बिल्कुल। जी सर। और प्रशांत तो वही था को -50 एसिडिक मीडियम समझो कि उसमें कुछ भी कर लो अब वो वापस नहीं आने वाला। बिल्कुल 0.0001% भी मुश्किल से होंगे जो वो वापस आ जाएगा, अदरवाइज वापस नहीं आने वाला। इसलिए सामान्य बोल देते हैं निरोध अवस्था के बाद में योगी वापस नहीं आते उस स्थिति से, इसलिए ये बात बोली जाती है। क्लियर? ये यहाँ पे आपने वृत्तांत संस्कार को ही एक तरीके से बैड हैबिट्स लिया था और निरोध को गुड हैबिट्स। हाँ ओके। अच्छा, मुझे और भी पढ़ाना था लेकिन टाइम हो गया। चलिए मैं शॉर्टकट में एक इंडिकेट दे देता हूं, आप पढ़ के आना, ये आपका आज का होमवर्क है। धर्म परिणाम क्या होता है, लक्षण परिणाम, क्योंकि नहीं तो कल का लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा, और खुद से पढ़ के नहीं आओगे तो जैसे आज पूरा लेक्चर खाली हमारे 3 परिणाम पे गया, नहीं तो कल भी यही होगा। कल खाली धर्म, लक्षण और अवस्था पे पूरा लेक्चर चला जाएगा। वो ऐसा ना हो तो उससे अच्छा क्या है, आप इनको पढ़ लेना। धर्म परिणाम क्या होता है, लक्षण परिणाम क्या होता है, और अवस्था परिणाम क्या होता है। ठीक है, अवस्था परिणाम। ठीक है, तो शॉर्टकट में एक बस इंडिकेट कर रहा हूं। धर्म का मतलब होता है, मैं इसको वहां से समझाता हूँ, स्लाइड से समझाता हूँ, रुको छोटा सा। ठीक है, ठीक है, ये है मिट्टी। क्या है ये? मिट्टी। और ये है मिट्टी का बर्तन। क्या है? पॉट, मिट्टी का बर्तन। और ये है वापस टूट गई, फिर से मिट्टी बन गई। समझ आया? मिट्टी, मिट्टी का बर्तन, घड़ा, और समझ आया। वापस चूरा हो गया उस घड़े का। मतलब कि ये जो कंडीशन है 1 2 3, ये इसका धर्म हुआ। मिट्टी, मिट्टी का घड़ा और मिट्टी का चूरा, ये उसका धर्म हुआ। और ये टाइम की बात हुई। अगर हम इसके मुकाबले की बात करें तो ये इसका भविष्य है और ये इसका पास्ट है। जो टाइम पीरियड के हिसाब से हम लेते हैं लक्षण को। ठीक है, और ये जो ड्यूरेशन है इसको बोलते हैं अवस्था। क्या बोलते हैं ड्यूरेशन को?
अवस्था अवस्था। अब ये चीज आप खुद से पढ़ना, क्योंकि ये चीज जल्दी से समझ में नहीं आएगी आपको। मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, सर आप लोग कहने इसको का पढ़ना। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ को या तो बिल्कुल बेकार कर लें या मेहनत करके अच्छा बना लें। बिल्कुल। आप इसी को और भी एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हो। इसको मान लो ये वाटर है, ठीक है, ये आइस है और ये फिर वाटर है। अब जब वो पानी से आइस बनी तो पानी बदल के बर्फ बन गया, तो मतलब कि ये इसका धर्म हो गया। जो उसका पानी था धर्म, अब वो उसका बर्फ धर्म हो गया। जो बेटा था वो बाप बन गया। इसको आप इस तरीके से, वो थोड़ा सा चलो वो गलत एग्जांपल हो जाएगा, वो ठीक नहीं है, क्योंकि वापस वो बेटा नहीं बन सकता, तो वो एग्जांपल गलत हो जाएगा, सॉरी। तो पानी सर वाला ठीक गोल्ड है, गोल्ड पानी भी वाला चल ठीक सकता है। है। पानी से बर्फ और बर्फ से फिर पानी बन सकता है, ये सर एग्जांपल इसमें ठीक तो सोने का भी हो सकता है ना, गोल्ड का हो सकता है कि है, हम बिल्कुल ठीक है। गोल्ड को गोल्ड से भी बना सकते हैं ज्वेलरी हाथ और में। ज्वेलरी से फिर गोल्ड, बिल्कुल सही, बन सकता है वो भी। कैंडल को ले सकते हैं, कैंडल को। बिल्कुल ले सकते हैं, मोम से कैंडल और कैंडल से फिर मोम, है ना। तो मतलब कि वापस उसी चीज में आ जाने, मतलब कि ये जो है आइस वाली कंडीशन और वाटर वाली कंडीशन, ये है धर्म। क्या है ये? धर्म। और जो टाइम पीरियड, वो भूतकाल और भविष्य काल जो टाइम पीरियड से लेते हैं उसको लेते हैं लक्षण। लक्षण। और जो ड्यूरेशन है, क्योंकि एकदम से तो बर्फ नहीं बनेगी और ना ही एकदम से पानी बनेगा, जो ड्यूरेशन होती है उसको अवस्था बोलते हैं। अब ज्यादा नहीं बताऊंगा, सर एक खुद से तरह से पढ़ना ऐसे कह और कल सकते हैं कि समझाऊंगा फिर मैं। सर एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि जो धर्म आप बता रहे हैं वो उसका असली रूप है, कि वो ये बिल्कुल ऐसा है और उसको हमने उस सिचुएशन में ढाल दिया, फिर वो वापस अपने रूप में आ सकता है, आ गया या जो भी है। वो उसका धर्म हो गया, ठीक है। बाकी कल पढ़ेंगे। अभी आज जो हमने पढ़ा ये आपका कल के लिए होमवर्क है, मैं आते ही पूछूंगा। जो है आज जो हमने पढ़ा, परिणामों पे हमने सबसे ज्यादा फोकस किया और बहुत ही कंज्यूमिंग और टाइम, सच में टाइम तक आने वाला टॉपिक था ये, लेकिन फिर भी आशा रखता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। क्वेश्चन पूछ लूं, फिर मुझे पता चलेगा कितना समझ आया, ठीक है। ओके। हमने खाली 5 ही सूत्र पढ़े आज, लेकिन 4 ही पढ़े, लेकिन चारों कंसेप्ट बेस्ड थे इसलिए टाइम लग गया। ओके। मुझे बताएंगे, मैसेज करेंगे सभी लोग, धर्मी कौन है? मैसेज करे सभी लोग, धर्मी कौन है? सात्विक जी आंसर करे, वेरी गुड, माइक खोल के। पूजा जी बताएं। चित्त, वेरी गुड वेरी गुड। धर्म का मैंने क्या अर्थ बताया था एक सामान्य से समझने के लिए? माइक खोल के रिस्पॉन्स करें। धर्म का अर्थ क्या बताया था? गुण सर, गुण। वेरी गुड अरुणा मैडम, गुण, ठीक है। चित्त के कितने धर्म है? सभी मैसेज करें, मैसेज करें, चित्त के कितने धर्म हैं? नाम लिखिए। नीसू जी माइक खोल के बताएं। बाकी सभी मैसेज में रिस्पॉन्स करें, मैं देख रहा हूं सबको। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है भारती जी? सर आपने गुण पूछा है तो 3 गुण तो वो अरे सॉरी सॉरी, मेरे माइंड में ना परिणाम चल रहे थे। मैं देखो ये क्या बोल रही है भारती जी, मेरे से गलती होगी, सॉरी। हाँ भारती जी, चलो परिणाम बताओ। सर 3 परिणाम होते हैं, समाधि परिणाम, एकाग्र परिणाम और निरुद्ध परिणाम। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, निरोध परिणाम का सूत्र मुझे कौन सुना सकता है?
और सुना के उसको एक्सप्लेन कौन कर सकता है? कैमरा खोल के हैंड रेज करो, चलो हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, हैंड रेज करो जल्दी से। अभी किसी का भी हैंड है? सात्विक जी का अकेले का हैंड उठा हुआ है। जी सात्विक जी बताओ। सर वो गलती से उड़ गया होगा कल। अरे अरे, इतना खो हैं? याद याद नहीं है सर, वो सूत्र याद नहीं है। और कौन बताएगा? देख के पढ़ लो भैया, कोई बात नहीं, एक्सप्लेन तो कर दो। आज पूरी क्लास में वही पढ़ा भैया हमने। हम करना चाहेंगे। यस, आओ भारती जी, आओ सामने आओ, कैमरा खोल के आओगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है सर, हाँ जी मैं दिख रही हूँ। ठीक है सर, तो मैं व्युत्थान संस्कार का आपने बोला, नहीं सॉरी, निरोध परिणाम आपने बोला सूत्र देख के बोल लो, मैं एक्सप्लेनेशन बिना देखे बोलूंगी, ठीक है। तो व्युत्थान निरोध संस्कारयोर भी भाव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्ता, सर हमारी संस्कृत बहुत खराब है, निरोध परिणाम। तो सर इसमें ऐसा होता है कि व्युत्थान संस्कार का निरोध हो जाना, और जैसा आपने इसमें बताया व्युत्थान और निरोध संस्कार जो है ना, दोनों ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो व्युत्थान संस्कार भी कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं और निरोध संस्कार जो है बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और फिर उसके बाद इसी को निरोध परिणाम बोलते हैं। जैसे आपने वो परसेंटेज से समझाया था 170, और फिर उसके बाद इसमें शायद 0 बोला था आपने नीचे निरोध परिणाम में। तो एकदम व्युत्थान संस्कार हमारा 70 है, तो वो जो है एकदम खत्म होने लगता है, और जो गुड्स हमारी हैं वो बढ़ने लगती हैं, तो उसी को निरोध परिणाम बोलते हैं। फिर उसके बाद इसके नेक्स्ट में है कि वही बढ़ने लगता है, गुड ही, मतलब क्या था वो सूत्र तो याद नहीं, पर वो एक ही कंटिन्यूअस चलते रहता है, तो वही है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, इसी को और सरल भाषा में कोई पर्सन बताना चाहेगा? वैसे भारती जी ने बहुत अच्छा बताया है, लेकिन ये सब शब्द नहीं दे पा रही थी, लेकिन इनको समझ आ गया, मुझे पता है समझ इनको आ गया है। साक्षी जी, यस। मतलब भैया व्युत्थान उसमें लिखा है ऐसे, व्युत्थान निरोध संस्कार, इसमें पहले है अभिभव, तो व्युत्थान संस्कार का अभिभव मतलब व्युत्थान संस्कार का कम हो जाना और या फिर उसको दब जाना, और निरोध संस्कार का प्रदुभव मतलब इंक्रीज हो जाना। निरोध संस्कार मतलब अच्छी हैबिट्स, व्युत्थान संस्कार मतलब बैड हैबिट्स। तो बैड हैबिट्स का अभिभव, उसका दब जाना, निरोध संस्कार मतलब गुड हैबिट्स का अच्छा प्रादुर्भव हो जाना, इसी स्थिति को हम निरोध परिणाम बोलते हैं। जब वेरी चित्त की ऐसी गुड स्थिति आ वेरी जाती है गुड, जिसमें निरोध हो जाता है, तो उसमें निरोध परिणाम बोलते हैं। थैंक यू। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। भारती जी ने एग्जाम्पल से समझा दिया और आपने पूरा ही दोनों को मिक्स कर दिया, वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे निरोध परिणाम का फल क्या होता है? वैसे भारती जी ने बोल दिया है, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ दोबारा से, निरोध परिणाम का फल क्या है? मुझे प्रतिका जी आंसर करें। एक दो एग्जाम्पल भी दे देना। सॉरी सर, याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ हाँ हाँ, ऐसी हालत तो नहीं है भैया। प्रियंका जी आंसर करें। अरे शांत। सर हमारी इसमें गुड हैबिट्स बढ़ने लगती हैं, और हम मतलब व्युत्थान संस्कार हैं जो हमारे कम होने लगते हैं, और हम आगे जो हमारा निरोध परिणाम है उसकी तरफ हम बढ़ने लगते हैं। ठीक है, वो तो बढ़ गया, लेकिन बढ़ने से क्या होगा वही तो पूछ रहा हूँ मैं। सर वो एक अनेकाग्रता से एकाग्रता की ओर हम बढ़ने लगेंगे। आप तो उलझा दिया आपने, तो आगे समाधि वाला मिक्स कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। सर चित्त एकाग्रता में स्थित हो जाता है। एकाग्रता में आप तो वापिस उसको निम्न स्तर पे लेके आ रहे हो भैया, वो तो निरुद्ध में चला गया, फिर एकाग्र में ला रहे हो, गलत है जो ना ये निरोध चीज। संस्कार है, शांत वाहिता स्थिति जो। सर एग्जांपल दो एक तो। जी जम्बू जी, हाँ जी। सर जैसे कोई शराबी है और शराब पी रहा है और वो शराब पीना छोड़ दिया, तो उसका खर्चे बच गए, पैसे बच गए, और वो ऐसे स्वस्थ हो गया, उसका शरीर बच गया। ये तो प्रूफ तो करो आगे क्या फिर।
बचपन में मैं वो समझा सब कुछ सही था, बीच में के कारण समाधि ऐसा होने लगा, उसके बाद वो सर जैसे आपने गुरुकुल का एग्जाम्पल दिया था कि कोई बच्चा बहुत उतंड है और वो गुरुकुल में जाके उसने वो शिक्षा ली, अच्छे संस्कार लिए, अच्छे संस्कारों से वो अच्छा पढ़ने लग गया, अच्छा इंसान बन गया, अच्छा छात्र बन गया। ठीक है। भैया एक बार मैं बताऊं, हाँ जी, साक्षी जी बोलिए। मतलब जैसे हमने अभी देखा कि वो निरोध संस्कार में ऐसा देखा कि वो मतलब उसमें निरोध जो वो है उनका अभिभाव हो गया है, मतलब निरोध संस्कारों का मतलब अच्छे संस्कार अदा आ गए। अब इसका फल ये है कि इसी स्थिति में रहना, मतलब अब और किसी संस्कार का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसी स्थिति में वो रह गया, अब इससे वो वापस नहीं जाएगा, तो इसका यही फल है। एक्सीलेंट। अब हम एग्जाम्पल और दे दीजिए साक्षी जी, बहुत अच्छा बताया आपने। मतलब आपने जैसे कि एक एग्जाम्पल ये है कि जैसे हम लोग मतलब बहुत ज्यादा अच्छी अवस्था में, या फिर मतलब ऐसा होता है समाधि की भी अवस्था, अगर किसी ने मतलब निर्भीत समाधि से भी आगे चले गए कोई व्यक्ति, तो उसके वापस आने की चांसेस बहुत कम है। वैसे आपने बोला कि 1% या फिर 0.5% हो सकती है, बट बहुत कम चांसेस है, तो उसे हम ना के बराबर ही मानेंगे, तो फिर अब वो वापस नहीं आएगा, इसलिए अब वही निरोध वही वाली एग्जाम्पल अवस्था, वही दीजिए। इसका फल है। मैंने एक पीएच लेवल का एग्जाम्पल दिया था, और कोई एग्जाम्पल दे सकता है उस सर तरीके मैं से? एग्जांपल तो देना चलिए चाहती अभी ये एग्जांपल दे सकते हैं कि हम पीएचडी कर रहे हैं, अब हमारी पीएचडी कंप्लीट हो गई, अब तो वापस नहीं आ सकते हम कि नॉन पीएचडी हो सकते। अब हम वापस आने, तो रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया, अब तो कोई वापस नहीं आ सकता, तो अब जो हो गया सर वो हो गया। एक हो एक ये सकता भी है कि बात हो उसकी मतलब ये जो आपने बोला है कि 0.5% मतलब वो वापस आ जाए, तो हो सकता है कि वो जो पढ़ा है उसने वो सब वो भूल जाए, पर हाँ वो हो गया है तो हो गया है। सर ये भी तो हो सकता है कि अभी आपने बोला कि 2 महीने का टाइम है हमारा, बट हमारी जो संस्कार है वो अब खत्म होने वाले हैं कि भाई अब तो करना ही है, बस बहुत हो गया, अब तो करना ही है, अगर जीआरएफ क्लियर नहीं हुआ और तो जून में तो करना ही है, तो वो अवस्था है। चलिए भारती जी का लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, फिर आगे बढ़ते हैं। सर जैसे जम्बू जी ने कहा ना कि जैसे कोई शराब पी रहा है, तो वो है हमारा सबसे स्टार्टिंग वाला समाधि परिणाम का, ठीक है। और फिर उसके बाद जब एकाग्र इसमें आएगा, एकाग्र परिणाम में, तो वो उसने क्या किया कि ठीक है ओकेजनल पीना शुरू किया कि ठीक है अब मैं रोज नहीं पी लूंगा, किसी पार्टी में जा रहा हूँ तो पीऊंगा। पर जब वो निरोध परिणाम में चला गया ना, तो वो फाइनल हो गया कि पार्टी में जाऊं, कुछ हो, न्यू ईयर हो कि दिवाली होली हो, पीऊंगा नहीं, मतलब नहीं पीऊंगा, तो वो है निरोधन। मतलब उसके सामने जो भी कंडीशन आ गई, चाहे उसका मतलब मेन तो लोग कुछ ज्यादा दुख ब्रेकअप्स में पीना शुरू करते हैं, तो सपोज उसका ब्रेकअप भी हो गया तो भी वो नहीं पिएगा, ये है उसका भारती निरोध। जी को काफी एक्सपीरियंस लगता है। यस भैया। कहने का मतलब है कि उसको उसके पास कितनी भी मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, वो उस चीज को नहीं टच करेगा, और कैसी भी संगत हो, वो कैसी भी संगत हो, अगर मतलब 50 लोग। आप ये समझ लो, अब उसने प्रण ले लिया, और उस प्रण को पितामह भीष्म वाला प्रण है, अब उसको कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक है, वो बस निरोध यही है कि परिणाम। मतलब वो स्थिति में वापिस ही नहीं आएगा, ये था मतलब उसका सर वो प्रसाद। चाह कर भी नहीं आ सकता, वो चाहे भी कि मैं चला जाऊं तब भी नहीं आ सकता वो। ठीक है जी, वेरी गुड। तो ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। समाधि परिणाम को हैंडेज करो, कौन समझा सकता है? और अच्छी अच्छी एग्जाम्पल मैं चाहूंगा कोई बताए मुझे, नया एग्जाम्पल, ठीक है, मजे वाला। यस, हैंडेज करो। समाधि परिणाम को कौन समझा सकता है कैमरा खोल के? कोई भी नहीं है? अच्छा, साक्षी जी का एक हैंड उठाया, नए लोग सामने आओ। 3 ही लोग गिने चुने आ रहे हैं, भारती जी, साक्षी जी, सात्विक जी। बाकी लोग सो रहे हो क्या क्लास में, इतने सारे लोग? चलो रश्मि मैडम से पूछ लेते हैं। आओ जी रश्मि मैम। सर इसमें सर वो तो याद नहीं है मुझे अभी सूत्र, पर मैं ऐसे समझाती देख हूँ। के पढ़ लो, कोई बात नहीं, देख के बोल लो। हाँ, सर्वार्थ तय तय कैमरा का। खोलोगे तो अच्छा रहेगा मैडम जी। जी सर, ओके। सर्वार्थ काग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधि एकाग्रता, मतलब सभी विषयों का चिंतन छोड़कर जो
अनेकाग्रता होती है उसको छोड़कर एक विषय की ओर स्थिर हो जाना या एकाग्र हो जाना ही समाधि परिणाम है। जैसे सर अभी एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे अभी तक हमारी ये क्लासेस चल रही थी और हम मतलब पढ़ भी रहे थे और पार्टीज में भी जा रहे थे, शादी में भी जा रहे हैं और घूमने भी जा रहे हैं, 31st भी मना रहे हैं। बट अभी जब डेट आ गई है एग्जाम की तो अब हम लोग बिल्कुल एकदम फोकस हो गए हैं और अभी नेट क्लियर करना है और ऐसा करके हमारा मन एकदम एकाग्र हो गया कि अभी अब पढ़ना ही है, पूरे सेशंस अटेंड करने हैं और नोट्स बनाने हैं सर। तो ये एकाग्रता। एक्सीलेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया आपने एकाग्रता का, वेरी गुड। अब एकाग्रता को बना के रखना जी, वापस अनेकाग्रता में मत चले जाना। श्योर सर। वेरी गुड, आगे हम बढ़ते हैं जी। शालिनी मैडम। सर कहने का मतलब ये है कि घर में चाहे कितने भी काम हो या हम अब कहाँ भी जॉब वॉब भी करते हो, बट हमारा टारगेट यही है कि हमें पढ़ना है बस और जीआरएफ निकालना है। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आगे बढ़ते हैं एकाग्रता परिणाम में। जी यस, हैंड रेज करो और नए लोग और सामने आओ, मुझे अच्छा लगेगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। एमडीवाई टीम से कौन जुड़ा हुआ है? जितेंद्र जी है या प्रेरणा जी है, कौन है? जी नमस्ते गुरुजी, मैं हूँ। आओ जितेंद्र जी बताइए। यस गुरुजी, मैं तो चलते फिरते ले रहा हूँ, मैं घर पे हूँ। ओके, समझ सकता हूँ, आपकी हाँ। क्लास चल रही है। हाँ ठीक है, बाकी लोग बताइए। और दो ही लाल है जी? अच्छा लाल, सॉरी मैंने बाकी को भी लाल बोल दिया, जम्बू लाल, सॉरी। ओके, हाँ 4 ही लोग हाथ उठा रहे हैं। सात्विक से पूछ लेता हूँ सर जी। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। एकाग्रता परिणाम एग्जाम्पल से बचाओ सर। जी, जम्बू जी बता दो सर। जैसे हम कोई गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, उस टाइम में से ध्यान अलग है, गाड़ी चला रहे हैं, हाथ पैर अलग है, हाथ हैंडल पे, ब्रेक पे, पैर है, सब अचानक। और कभी कोई अचानक सामने आ जाता है और ब्रेक, हाथ वाथ सब काम एक साथ काम करती है माइंड, उसको एकाग्र बोलते हैं। पहले तो ध्यान इधर उधर था, कभी बाएं देख रहे थे, कभी दाएं देख रहे थे, कोई अचानक आया और सीधा फोकस उसके ऊपर हुआ, उसको एकाग्र करते। एक साथ पूरा ध्यान और पूरे शरीर का अंग काम करना एक साथ ही। अच्छा, मुझे एक भागवत गीता का एक श्लोक याद आ रहा है, आप लोगों को याद आ रहा हो तो बताओ। एकाग्रता में किसी को याद है? 6 चैप्टर का और 2nd चैप्टर में भी आता है, योग की डेफिनेशन भी है वो, और एक 6ठे चैप्टर में एक बहुत सुंदर श्लोक है, कोई सुना सकता है उसको? तो बोल दीजिए सर, तो थोड़ा याद आ जाएगा। समत्वम योग उच्यते। श्लोक याद नहीं आ रहा है, पर कृष्ण जी ने बोला घोड़ा का एग्जाम्पल। युक्ताहार, चलिए बताइए, युक्ताहार से समझाइए, वहां से एकाग्रता। युक्ताहार सर हमें याद है, युक्ताहार। जी बताइए भारती जी, बताइए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्थ कर्मसु युक्त कर्माणि स्वप्नावबोधस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ठीक है संजय जी बताइए इसको, संजय जी समझाइए। चलो युक्ताहार वाले श्लोक को, और यहीं से एकाग्रता परिणाम समझेंगे। जिस योगी का आहार विहार सही है, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म, जिसके कर्म करने की पूरी तरीके चेष्टा है, युक्ता सपना बोध से उस योगी के द्वारा किए गए सभी कर्म फल के द्वारा उसको योग की प्राप्ति होती है, मतलब उससे दुख का निवारण होता है। देखिए उन्होंने क्या बोला, कृष्ण जी ने बोला भैया आहार ना कम खाना ना ज्यादा खाना, ना कम सोना ना ज्यादा सोना। वही तो स्टेट आ गई 50-50 वाली, हमने जो पढ़ा था एग्जाम्पल देके, ना कम ना ज्यादा, बैलेंस रहो, बैलेंस स्टेज, दैट इज हमारा एकाग्र परिणाम। ओके, कम हो गया तो वापस पीछे चले जाएंगे, ज्यादा और बढ़ा दिया तो हम वो भैया महर्षि बन जाएंगे, सिद्ध पुरुष बन जाएंगे, और ज्यादा करेंगे तो हम सामान्य कोटि के लेवल है, इसलिए बोला कि युक्ताहार विहार से युक्त रहो, समत्वम योग उच्यते, ये समता ही योग है। ठीक है जी, तो नए नए एग्जाम्पल से समझा
टाइम बहुत हो गया, थोड़ी ना हो गई, सॉरी बहुत टाइम ले लिया मैंने आपका। चलिए जी, हम क्लास को ओवर करते हैं। आज भारती मैडम फुल फॉर्म में चल रही है, तो भारती मैम से शांति पाठ करवा लेते हैं। वेरी गुड। यस सर। आंखें बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, एक बार करेंगे दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में, ओम। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। धीरे से दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने फेस पे लगाएंगे और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोल लेंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू सर। थैंक यू भारती जी। अब लाइव क्लास की क्वालिटी पता चली, महत्वता क्या है? यस सर। तो लाइव क्लास कभी मत छोड़ना, ठीक है? सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि